हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी नर्सिंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फार्माकोडायनामिक्स में ड्रग रिसेप्टर कंसेप्ट क्या कर लिए थे, क्लियर कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कितने टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं और उन रिसेप्टर्स के थ्रू हमारी जो ड्रग्स होती है अपनी बॉडी के अंदर में कैसे अपना फार्माकोडायनामिकल अप्रोच, इट मींस अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे पॉइंट्स हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। आज अपनी फार्माकोडायनामिक्स की आखिरी क्लास है, यानी यूनिट नंबर 1 जो जनरल फार्माकोलॉजी आपका है। जनरल फार्माकोलॉजी वाला जो टॉपिक है बेसिकली वो आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, जहां से आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नॉर्थ के अलावा और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं वहां से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बनते हैं। और उन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को आज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो पॉइंट्स छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ही ज्यादा है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि सर छोटा बम लेकिन धमाका बड़ा, वैसे ही आज ये है, ये सरस्वती बम है। यानी कि आज वाली क्लास में छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली वो जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, पूछे जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ड्रग एंड देयर एंटीडोट। मैंने पहले ही लिख लिया कुछ इंपॉर्टेंट, लगभग 20 ड्रग्स मैंने आपको यहां पे लिखा है और उनके एंटीडोट कब दिए जाते हैं। तो एंटीडोट का मतलब होता है एज लाइक अ एंटागोनिस्ट, यानी ड्रग जो एंटागोनिस्ट के रूप में काम करे। एंटागोनिस्ट के रूप में जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीडोट कहते हैं। इट मींस अगर मान लीजिए कि मैंने कोई ड्रग लिया, मान लीजिए मैं अल्कोहलिक्स हूं या कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है। सर उसने बहुत ज्यादा इथाइल अल्कोहल क्या कर लिया है, इनटेक कर लिया, यानी कि सर उसने बहुत ज्यादा शराब पी लिया है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो उस पेशेंट को बाहर निकालने के लिए, यानी शराब के नशा को तोड़ने के लिए हमें क्या देना होगा, तो एक ड्रग देना होगा जिसको हम क्या कहेंगे, एंटीडोट ऑफ अल्कोहल। यानी वो ड्रग जो उस अल्कोहल के एक्शन को क्या करे, एंटागोनाइज कर दे, उसको रोक दे, उसको इनहिबिट कर दे, उसको प्रोहिबिट कर दे, उसको खत्म कर दे। उन ड्रग्स को स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, एंटीडोट। क्लियर हो गया। तो किसी भी ड्रग की पॉइजनिंग हो जाए, कोई भी ड्रग ऐसा, जैसे मान लीजिए बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का ड्रग है सर, ये सर क्यों यूज किया जाता है, तो सर नींद लाने के लिए यूज किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा कि सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नींद की गोली सुसाइडल अप्रोच के लिए खा लेते हैं, बहुत ज्यादा नींद की गोली खा लेते हैं। तो अगर हमें पता चला कि ये पर्सन हमारे हॉस्पिटल्स में है, आप नर्स हो, एक ऐसा पर्सन आया, एक ऐसा पेशेंट आया आपके हॉस्पिटल में जिसने नींद की गोलियां खा रखी है बहुत सारा, अब उसको आपको बचाना है, तो आपको क्या करना होगा, एंटीडोट देना होगा। यानी उस बेंजोडाइजिपाम जो उन्होंने ड्रग इनटेक किया है उसका एंटीडोट उस पेशेंट को आप देंगे तो रिकवरी के चांसेस जो होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। इसीलिए इस जगह से क्वेश्चन आने की, यानी इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि आज छोटे छोटे पॉइंट पढ़ेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सर ड्रग एंड देयर एंटीडोट, यानी वो ड्रग जिसका ओवरडोज हो जाए, पॉइजनिंग इफेक्ट दे, कोई बहुत ज्यादा यूज कर ले, अगर उस ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट मिलना शुरू हो जाए, तो सर कौन से एंटीडोट को वहां पर यूज करेंगे। तो फर्स्ट ड्रग मैंने यहां पर लिखा है स्टूडेंट एट्रोपिन। कौन सा ड्रग मैंने दिया है, तो यहां पर मैंने क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ड्रग आपके सामने रखा है जी, क्या है जी, तो सर ये हमारा एट्रोपिन है। एट्रोपिन की पॉइजनिंग होगा तो कौन सा ड्रग यूज करेंगे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा फिजोस्टिगमिन। एंटी, अगर एट्रोपिन, एट्रोपा बेलाडोना एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अगर एट्रोपिन अगर कोई पेशेंट ने यूज किया है और बहुत ज्यादा ओवरडोज हो गया, तो सर उसे हम क्या देंगे, फिजोस्टिगमिन ड्रग देंगे। फिजोस्टिगमिन कोलिनर्जिक ड्रग है और ये आपका एंटी कोलिनर्जिक है। बेंजोडाइजिपाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वो ड्रग है जो नींद लाने वाली मेडिसिन में आते हैं। डायाजिपाम, लोराजिपाम, फ्लोराजिपाम, फ्लूनाइट्राजिपाम, नाइट्राजिपाम, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स आप इस कैटेगरी में आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको याद करवाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो सर अगर बेंजोडाइजिपाम्स की पॉइजनिंग हो जाए तो सर कौन सा ड्रग देंगे एंटीडोट के रूप में, तो फ्लूमेजेनिल ड्रग देंगे जी। कौन सा ड्रग देंगे, फ्लूमेजेनिल ड्रग देंगे। तो याद रखिएगा ड्रग एंड देयर एंटीडोट, ये क्या है, एंटीडोट है जी। यानी ये वो ड्रग है कि सर अगर इनकी पॉइजनिंग हो जाए तो सर हम इस ड्रग को देकर के क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। वैसे ही स्टूडेंट मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाए तो सर नलोक्सोन फर्स्ट चॉइस ड्रग है। यानी अगर किसी ने बहुत ज्यादा मॉर्फिन या ओपियोइड ड्रग ले लिया है, मॉर्फिन या तो ओपियोइड ड्रग ले लिया है, ठीक है ना, तो उस केस में जो एंटीडोट होंगे वो क्या होंगे, नलोक्सोन होंगे, ठीक है ना। अगर किसी ने मॉर्फिन, हेरोइन ये सब अगर किसी ने सेवन कर लिया है बहुत ज्यादा, तो उस कंडीशन में आप उसको नलोक्सोन ड्रग से क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। इंसुलिन का अगर ओवरडोज हो जाए तो ग्लूकागोन,
इंसुलिन का ओवरडोज कब होगा? जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट होंगे, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस के नाम से भी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा हार्मोन्स के केस में। और या तो इसे सर हम जुवेनाइल ऑनसेट या अर्ली ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, जो कि आइडियोपैथिक कंडीशन और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हमें क्या होते हैं, ये बीमारी होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज में ट्रीटमेंट अप्रोच में हम क्या देते हैं? इंसुलिन देते हैं, सब क्यूटेनियस रूट से इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं स्टूडेंट कि इंसुलिन में कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, तो 51 अमीनो एसिड होते हैं। फर्स्ट टाइम बेंटिंग एंड बेस्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एली लिली कंपनी के थ्रू पहली बार इंसुलिन को सिंथेसाइज किया था आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, जिसका नाम था ह्यूमुलिन। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। 51 अमीनो एसिड का चेन है, 2 चेन होता है। चेन ए के पास 21 अमीनो एसिड होते हैं, चेन बी के पास 30 अमीनो एसिड होते हैं, और वो दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। तो ये सब की पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी ने इंसुलिन की पॉइजनिंग हो गई है तो सर ग्लूकागोन देंगे, क्योंकि ग्लूकागोन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है। ग्लूकागोन वैसे हमारी बॉडी के पैनक्रियाज के अल्फा आइसोलेट सेल से क्या होते हैं जी? रिलीज होते हैं, और अपनी बॉडी के अंदर में ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ऐसे प्रोसेस को लीड करते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो ये सब पॉइंट आपको रिकॉल करते जाना है, क्योंकि अगर आप एस्पिरेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो सिंपली स्टूडेंट ये सारे पॉइंट आपको कवर होने चाहिए। नेक्स्ट है सर आइसोनियाजाइड। ये आइसोनियाजाइड ड्रग कहां पर यूज करते हैं? तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। टीबी के पेशेंट को आप आइसोनियाजाइड ड्रग देते हैं। फर्स्ट चॉइस ड्रग में पैराजिनामाइड, रिफार्मसिन, आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटॉल और स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये 5 ड्रग आप लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में। उस आइसोनियाजाइड के अगर हो जाए तो सर पायरिडॉक्सिन ड्रग उसके एंटीडोट के रूप में हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। सर स्कॉर्पियन स्टिंग बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जो रूरल एरिया होते हैं भारत के, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उन एरिया में स्टिंग यानी स्कॉर्पियंस जो बिच्छू होते हैं, बिच्छू जिसको हम कहते हैं ना स्कॉर्पिया, तो स्कॉर्पियन स्टिंग यानी बिच्छू ने अगर किसी को डंक मार दिया, तो वैसे वहां पर झाड़ फूक भी होता है, लोग उसको झाड़ फूक करवाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन बीइंग अ नर्स, बीइंग अ पैरामेडिकल स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि अगर स्कॉर्पियन स्टिंग है तो प्राजोसिन ड्रग देकर के उस स्कॉर्पियन स्टिंग के एक्शन को आप कम कर सकते हैं। प्राजोसिन कौन सा ड्रग है? तो सर ये आपका अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है। अल्फा 1 रिसेप्टर एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने एचएपी में, यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले पार्ट में, कि सर प्राजोसिन, टेराजोसिन, टैमसुलोसिन, ट्रीमेजोसिन, डॉक्साजोसिन, है ना, अल्फुजोसिन, सिल्डोसिन, ये सब ड्रग है अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग। ये यूज किया जाता है स्कॉर्पियन स्टिंग में जी, ठीक है। वैसे ही पैरासीटामोल बहुत कॉमन ड्रग है। किसी ने पैरासीटामोल की ओवरडोज हो जाए, क्योंकि पैरासीटामोल लीवर में टॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो अगर पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हो जाए स्टूडेंट, तो एन एसिटाइल सिस्टीन हम यहां पर क्या करते हैं? यहां पर ड्रग के रूप में यूज करते हैं। इथाइल अल्कोहल की बात की जाए तो सर फोमिपिजोल, ये अल्कोहल है जी, यानी अगर जो लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, इथाइल अल्कोहल, विदेशी शराब, तो सर उस केस में अगर किसी को बहुत ज्यादा किसी ने शराब पी लिया हो और शरीर बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब हो गई हो, तो फोमिपिजोल, बहुत इजीली याद हो जाता है, पिजोल यानी पीना, खाना पीना, शराब पीते हैं लोग, है ना। तो सर इथाइल अल्कोहल के केस में हम फोमिपिजोल एज एंटीडोट यूज करेंगे। आयरन कंपाउंड, आयरन कंपाउंड रिलेटेड अगर मान के चले किसी को एनीमिया हुआ, एनीमिक पेशेंट होते हैं, तो उनको हिमैटिनिक ड्रग दिया जाता है। खास तौर से प्रेगनेंसी के टाइम में, आप लोगों ने कॉलेज टाइम में भी ना ये सब काम किए होंगे। एनीमिया के लिए आप आयरन मेडिसिन क्या किए होंगे, आयरन की गोली फीमेल्स को क्या किए होंगे, सप्लाई किए होंगे। छोटे बच्चों को आयरन का सिरप पिलाते होंगे आप लोग। ये सब आपको ड्यूटीज में दिए भी जाते हैं, नर्स की ड्यूटी में ये सब सिखाए भी जाते हैं। तो अगर किसी को एनीमिया हो, ब्लड की कमी हो, तब हम क्या करते हैं? आयरन की सप्लीमेंट देते हैं। आयरन, फॉलिक एसिड और साइनोकोबिलामाइन यानी विटामिन B9 और विटामिन B12 और आयरन क्या करते हैं जी? देते हैं। इनकेस अगर किसी को आयरन की पॉइजनिंग हो जाए, तो आयरन की पॉइजनिंग हो जाएगा तो डिफ्रोक्सामाइन ड्रग याद रखिएगा। क्या यूज रखिएगा? डिफ्रोक्सामाइन वो ड्रग है जो आयरन के पॉइजनिंग में हम एज ए एंटीडोट स्टूडेंट क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो बेसिकली मैं क्या बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन से ड्रग का कौन सा एंटीडोट, केवल आपके कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं। अगर आपके सामने कोई पेशेंट आ भी जाता है और फर्स्ट एड में अगर डॉक्टर्स नहीं है, तो आपको ये सब याद रखना है और ये मेडिसिन आपको वहां पर प्रिस्क्राइब करने हैं पेशेंट को। सॉरी। नेक्स्ट है हिपैरिन। हिपैरिन एंटी कोगुलेंट ड्रग है, कोगुलेशंस को रोकता है जी, ब्लड क्लॉटिंग कोगुलेशंस को क्या करता है? इनहिबिट करता है।
प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस है। देखिए एंटीकोगुलेंट दो ड्रग होता है, एक और दिया गया होगा वॉरफेरिन, ये भी एंटीकोगुलेंट ड्रग है, और हिपैरिन भी एंटीकोगुलेंट ड्रग है। हिपैरिन पेरेंट्रली दिया जाता है, वॉरफेरिन ओरली दिया जाता है। हिपैरिन प्रेगनेंसी में यूज किया जाता है या प्रेगनेंसी में यूज नहीं किया जाता। ड्रग ऑफ चॉइस है जी प्रेगनेंसी में, अगर एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी चाहिए तो हिपैरिन वहां पर आप दे सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, हिपैरिन का अगर ओवरडोज हो जाए तो सर प्रोटामिन सल्फेट ड्रग हम देते हैं जी। कौन सा ड्रग देते हैं? तो सर प्रोटामिन सल्फेट। अगर हिपैरिन का ओवरडोज हो जाए किसी पेशेंट में तो उस कंडीशन में आपको एंटीडोट के रूप में प्रोटामिन सल्फेट याद रखना है। नेक्स्ट है डिजॉक्सिन, ये भी इंपॉर्टेंट ड्रग है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हम डिजॉक्सिन को क्या करते हैं? यूज करते हैं। एसी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, वेसोडायलेटर, ये सब ड्रग तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ में सर डिजॉक्सिन ड्रग देते हैं, डिजिटैलिस कार्डियोग्लाइकोसाइड जिसको कहा जाता है। और ये डिजॉक्सिन का अगर ओवरडोज हो जाए तो सर डिजॉक्सिन इम्यून फैब, FAB है जी, है ना, ये फैब है जी, है ना। तो डिजॉक्सिन इम्यून फैब जो है स्टूडेंट वो क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है ना, अगर डिजॉक्सिन का ओवरडोज हो जाए किसी पेशेंट के अंदर में तब। बीटा ब्लॉकर बहुत कॉमन ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव के पेशेंट को भी दिया जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी यूज होता है अलग अलग कैटेगरीज में। बीटा ब्लॉकर जो लोल वाले ड्रग होते हैं, जैसे कि आपने मेटप्रोलॉल, एटिनोलॉल, एसिबिटोनॉल, बेटॉक्सोलॉल, बिसोप्रोलॉल, इस्मोलॉल, सेलिप्रोलॉल, नेबिबोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, सोटालॉल, पिंडोलॉल, ये सब ड्रग आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, जो बीटा ब्लॉकर होते हैं। तो बीटा ब्लॉकर ड्रग की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो उस केस में हम ग्लूकागोन एंड कैल्शियम क्या करते हैं? पेशेंट को देते हैं। या तो ग्लूकागोन दे दीजिए जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाई करता है, इंक्रीज करता है, या तो कैल्शियम दे सकते हैं। मेथनॉल देसी शराब, मेथनॉल बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। 1 टीस्पून भी अगर आप यूज करते हैं तो आपको ब्लाइंड कर सकता है। जैसे बहुत सारे न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि सर देसी शराब पीने से लोग अंधे हो गए, मर गए, ऐसे बहुत सारी चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। इथाइल अल्कोहल के कंपैरेटिवली मेथनॉल बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। अगर किसी ने देसी शराब पिया हो यानी मेथनॉल यूज किया हो तो उस केस में एंटीडोट के रूप में इथाइल अल्कोहल दे सकते हैं या तो फोमिपिजोल भी दे सकते हैं। यानी मिथाइल अल्कोहल का एंटीडोट है इथाइल अल्कोहल। विदेशी शराब का एक तरह से हम कह सकते हैं कि देसी शराब एंटीडोट है जी। नेक्स्ट वॉरफेरिन, वॉरफेरिन का क्या है जी? विटामिन K1। विटामिन K1 का एक ड्रग है जी फाइटोनाडायोन। कौन सा ड्रग है स्टूडेंट? फाइटोनाडायोन, फाइटोनाडायोन ये एक ड्रग है जी। विटामिन K एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट? अपनी बॉडी में विटामिन K ब्लड कोगुलेशन के लिए जाना जाता है। आपकी बॉडी में जो ब्लड कोगुलेशन होता है उसमें विटामिन K का बहुत बड़ा रोल है, विटामिन K का। तो अगर ब्लड कोगुलेशन में विटामिन K यूज हो रहा है तो सर जो वॉरफेरिन है वो क्या है? एंटीकोगुलेंट है। वॉरफेरिन कैसा ड्रग है? एंटीकोगुलेंट ड्रग है सर। अगर ये एंटीकोगुलेंट ड्रग है और अगर इसकी पॉइजनिंग हुई है सर, अगर इसकी क्या हुई है? पॉइजनिंग हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है ड्रग कौन सा यूज करेंगे? जो कोगुलेंट होगा। एंटी कोगुलेंट के उल्टा इफेक्ट कौन देगा? अपोजिट एक्शन कौन देगा? तो सर कोगुलेंट देगा। तो सर एंटी कोगुलेंट का अपोजिट में विटामिन K1 फाइटोनाडायोन ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में, एंटीडोट के रूप में यूज कर सकते हैं। कॉपर, अब ये हैवी मेटल है, ये हैवी मेटल है। कॉपर की पॉइजनिंग हो जाए तो पेनिसिलामाइन, आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो जाए तो डाइमर कैप्रोल, और लीड की पॉइजनिंग हो जाए तो सर आपका डाइमर कैप्टोसकिनिक एसिड भी यूज कर सकते हैं जी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कॉपर में पेनिसिलामाइन है, आर्सेनिक में डाइमर कैप्रोल है, और साथ ही साथ में लीड में आपका डाइमर कैप्टोसकिनिक एसिड आप यहां पर यूज कर सकते हैं। EDTA जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, ये लीड के केस में। साइनाइड का पॉइजनिंग हो जाए तो सर ऑक्सीजन प्लस अमाइल नाइट्रेट प्लस सोडियम थायोसल्फेट, ये ड्रग आप क्या कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। और कैफीन जिसको थियोफाइलिन के नाम से भी जाना जाता है, ब्रोंकोडायलेटर नेचर का होता है जी। थियोफाइलिन ब्रोंकोडायलेटर होता है, अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है। या कैफीन जो नॉर्मली हम लोग चाय वगैरह में पीते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं पीते हैं तो सर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन केस किसी को कैफीन की पॉइजनिंग है तो इस्मोलॉल जो कि एक बीटा ब्लॉकर ड्रग है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर ड्रग है, इस ड्रग को स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ये आपका क्या है? वो ड्रग, यानी 20, मैंने बहुत ज्यादा आपको नहीं दिया है, 10 मिनट आपका टाइम लगा होगा अभी तक। इस 10 मिनट में मैंने 20 ड्रग्स और उसके एंटीडोट के बारे में बताए होंगे। इस एंटीडोट को जरूर याद रखिएगा, ये आपके जॉब प्रोफाइल में भी काम करेगा। यानी जब आप वर्किंग जोन में होंगे उस टाइम पे भी आपको बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मिलेंगे जो इन कंडीशन से जूझ रहे होंगे और आपके सामने आएंगे। और दूसरा, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत बनते हैं। ये एक पॉइंट हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया।
अब बार बार एक पॉइंट आता है एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट। जब हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में तो ये 4 वर्ड हमें कॉमनली देखने को मिलेगा, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट। तो ड्रग अपने रिसेप्टर के बेस पर सॉरी, ड्रग जो है रिसेप्टर पे एक्शन के थ्रू ये 4 प्रकार के होते हैं। यानी जैसे मान के चलो कि सर कोई ड्रग है, समझिएगा कि सर फर्स्ट हमारा एक, जैसे मान लो हाँ जी, एक ड्रग है जी, क्या है, एक ड्रग है। ड्रग क्या करेगा, अगर रिसेप्टर मीडिएटेड होगा, अगर ड्रग क्या होगा, रिसेप्टर मीडिएटेड होगा, तो सर सबसे पहले ड्रग अपने रिसेप्टर पर जाकर के स्टूडेंट क्या करेगा, तो सर ये रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड करेगा। सबसे पहले ये ड्रग क्या करेंगे, तो सर रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड करेंगे। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सर रिसेप्टर पर जाकर के, मैं इसको चेंज कर लेता हूं। तो सर ड्रग है और ड्रग क्या करेगा, तो सर ड्रग जो है वो रिसेप्टर पे जाकर के सबसे पहले क्या करेगा, बाइंड करेगा जी। रिसेप्टर पर क्या किया, बाइंड किया, और उसके बाद ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, तो सर ड्रग यहां पर अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, यानी जैसे मान लो कि सर बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे प्रेजेंट है, मान लीजिए कि बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे प्रेजेंट है, और वो क्या करता है, तो सर ये हमारा हार्ट है, ये हमारी हार्ट है सर, और इस हार्ट पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर। बीटा 1 रिसेप्टर जैसे ही हार्ट पे बाइंड किया, अच्छा, तो बीटा 1 क्या करता है, तो हार्ट पे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। इसका काम क्या है कि सर हार्ट रेट को इंक्रीज करना। अब वैसा ड्रग, अब समझिएगा, वैसा ड्रग जो इस बीटा 1 रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करे और हार्ट रेट को क्या करे भाई, इंक्रीज करे, एक ऐसा ड्रग होगा। तो वो ड्रग, देखिए ड्रग जब रिसेप्टर पे बाइंड करता है स्टूडेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एफिनिटी। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर मेरे से जुड़े हो तो हम दोनों के बीच में कोई ना कोई एफिनिटी होगा। अगर मान के चलिए आप मैकेनिकल इंजीनियर होते तो आप मेरे से क्यों जुड़ते, आप मेरी क्लास अगर अटेंड कर रहे हो तो सिंपल सा लॉजिक है कि सर आप पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो, आप एस्पिरेंट हो नर्सिंग, इसलिए आप मेरे से जुड़ गए, तब आप मेरे से जुड़े, अदरवाइज आप मेरे से नहीं जुड़ते। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते, इंजीनियरिंग कर रहे होते, तो आप मेरे से नहीं जुड़ते, कहीं और जुड़ते, किसी और टीचर के वीडियोस को देख रहे होते। ठीक है, तो वैसे ही ड्रग अगर किसी रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो इट मींस उस ड्रग के पास क्या है जी, एफिनिटी है। ठीक है ना, और अगर ड्रग उस रिसेप्टर पे बाइंड करके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को प्रमोट कर रहा है, यानी जिस काम के लिए रिसेप्टर जाना जाता है कि सर हार्ट रेट बढ़ाएंगे, ड्रग भी वहां पर बाइंड करके हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, तो उसे हम स्टूडेंट कहते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी। यानी अगर कोई ड्रग अपना एक्शन दे रहा है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहा है, तो सर उसे हम क्या कहते हैं, अपने टर्म्स में उसे सर इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंट्रिंसिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो देखिए ड्रग के पास क्या क्या नेचर है, तो देखिए ड्रग, अब आप कोई भी ड्रग की बात करें तो सर या तो ड्रग के पास एफिनिटी होगा, या तो ड्रग के पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगा, या तो ड्रग के पास दोनों होगा, या तो ड्रग के पास एक कोई होगा, ऐसी कोई प्रॉपर्टी डेवलप हो सकती है। तो सुनिएगा, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, हमेशा हमेशा के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, बस फॉलो कीजिएगा। अगर कोई ड्रग है सर, अगर कोई ड्रग है, और अगर मान के चलिए कि सर अगर कोई ड्रग है, अब देखिए या तो ड्रग क्या होगा, एगोनिस्ट, मैंने आपको बताया ना कि 4 टर्म हमें समझना है, या तो ड्रग क्या होगा, तो सर एंटागोनिस्ट, ड्रग क्या होगा स्टूडेंट, एगोनिस्ट होगा या तो एंटागोनिस्ट होगा, या तो ड्रग पार्शियल एगोनिस्ट होता है स्टूडेंट, पार्शियल एगोनिस्ट, यानी जो आप ड्रग यूज करते हो वो या तो पार्शियल एगोनिस्ट होगा, और या तो सर ड्रग वो क्या होगा, इनवर्स एगोनिस्ट। क्या होगा स्टूडेंट, इनवर्स एगोनिस्ट। यानी आप जो मार्केट में ड्रग यूज करते हो, ड्रग मतलब मेडिसिन यूज करते हो, ये मेडिसिन कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट। अब इन चारों का मीनिंग्स क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि पूरे फार्माकोलॉजी में इन पॉइंट्स को आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि ये ड्रग इस रिसेप्टर पर एगोनिस्ट है, ये ड्रग इस रिसेप्टर पर एंटागोनिस्ट है, ये ड्रग इस रिसेप्टर पर पार्शियल एगोनिस्ट है, या ये ड्रग इनवर्स एगोनिस्ट है।
तो इसका मीनिंग्स क्लियर होना चाहिए ना, तो बस मैं आपको मीनिंग्स क्लियर कर रहा हूं। तो सुनिएगा, एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है कि सर वैसा ड्रग जिसके पास एफिनिटी भी हो, यानी जिसके पास एफिनिटी भी हो और सर इंट्रिंसिक एक्टिविटी हो, इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी हो, तो वो ड्रग जिसके पास दोनों हो जी, यानी वो दोज ड्रग विच हैविंग एफिनिटी एज वेल एज इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज कॉल्ड एगोनिस्ट। यानी वो ड्रग जो रिसेप्टर पे बाइंड करने की एफिनिटी भी रखता हो और सर फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी कॉज करता हो, यानी उसके पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी हो, उस ड्रग को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी कैसा हो, तो सर मैक्सिमम हो, इससे ज्यादा कोई नहीं करा सकता। यानी अगर मैंने बात किया कि सर बीटा 1 एगोनिस्ट, तो बीटा 1 एगोनिस्ट का मतलब हुआ वो ड्रग जो बीटा 1 रिसेप्टर के एक्शन को बहुत ज्यादा प्रमोट करे। समझ में आ गया? तो एगोनिस्ट का मतलब होता है कि वो ड्रग जो किसी रिसेप्टर पे जाकर के यानी बाइंड करने की प्रॉपर्टीज भी रखे और साथ ही साथ में सर वहां पर क्या करे, तो अपना इंट्रिंसिक एक्टिविटी यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी कॉज करे। सर एंटागोनिस्ट के पास क्या होगा, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एंटागोनिस्ट हैविंग, इसके पास क्या होगा, तो सर एंटागोनिस्ट हैविंग एफिनिटी, इनके पास सर एफिनिटी तो होगा बट याद रखिएगा स्टूडेंट, बट डू नॉट हैव इंट्रिंसिक एक्टिविटी। यही पॉइंट तो आपको याद रखना है कि सर जो एंटागोनिस्ट होगा वो रिसेप्टर पे बाइंड तो करेगा लेकिन फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसके पास नहीं होगा सर, वो कुछ नहीं करेगा। तो करता क्या है सर, ये एगोनिस्ट के एक्शन को एंटागोनाइज करता है। जैसे मान लो ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर पर एक एगोनिस्ट ड्रग क्या किया सर, बाइंड किया और अपना एक्शन प्रोड्यूस किया, अपना काम कर रहा है। अब एंटागोनिस्ट क्या करेगा, तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा, इस रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा और जब ये बाइंड करेगा तो इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी को बंद कर देगा, इसको बाइंड ही नहीं करने देगा। अब ये एगोनिस्ट जब इस पे बाइंड ही नहीं करेगा तो अपना एक्शन देगा क्या, नहीं। तो एंटागोनिस्ट के पास अपना एक्शन नहीं होता, दूसरे के काम को बिगाड़ता है। जैसे कहावत है ना, खेलेंगे, जैसे होता ना, न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। तो इसके पास क्या है, ये इसके पास अपना कोई काम नहीं है एंटागोनिस्ट के पास, लेकिन दूसरे को भी काम नहीं करने देगा, ये एंटागोनिस्ट होता है। समझ में आ गया? यानी ना खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ब, एक कहावत है बिहार में, ठीक है ना, कि ना खेलब ना खेले देव ना हम खेलवे बिगाड़ब। तो यहां पर वही है कि सर ये ना खेलेगा ये वाला ड्रग और ना खेलने देगा, इसको काम भी नहीं करने देगा, बिगाड़ देगा काम। तो एंटागोनिस्ट के पास क्या होता है सर, एफिनिटी होती है लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती है, यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना जाता है। अब आ जाइए सर पार्शियल एगोनिस्ट, कौन से पे आ जाए, पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट में क्या होता है, तो सर इसके पास भी एफिनिटी होती है, यानी इसके पास भी सर क्या है, तो सर इट हैविंग आल्सो एफिनिटी एंड आल्सो इंट्रिंसिक एक्टिविटी बट सब मैक्सिमल। इसके पास भी क्या है जी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी होता है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी इसके पास भी है स्टूडेंट, लेकिन ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी कैसा है, तो सर सब मैक्सिमल, यानी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो सर एफिनिटी है इनके पास और इंट्रिंसिक एक्टिविटी सब मैक्सिमल है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन याद रखिएगा इट इज एंटागोनिस्ट फॉर प्योर एगोनिस्ट, ये भी याद रखिएगा, सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, इट इज एंटागोनिस्ट फॉर प्योर एगोनिस्ट। अगर पहले से कोई एगोनिस्टिक एक्शन है तो सर पार्शियल एगोनिस्ट वहां पर एंटागोनिस्ट के रूप में काम करता है, यानी कि उस एगोनिस्टिक एक्शन को रोक देगा। अदरवाइज ये भी पार्शियली बाइंड करेगा, एफिनिटी है, और थोड़ा बहुत एक्शन को प्रमोट करेगा, सब मैक्सिमल इफेक्ट। सबसे ज्यादा मैक्सिमम इफेक्ट किसके पास है, तो सर मैक्सिमल इफेक्ट जो है वो एगोनिस्ट के पास है, इसके पास मैक्सिमल इफेक्ट नहीं होता है। अगला क्या है जी, इनवर्स एगोनिस्ट। तो इनवर्स एगोनिस्ट के पास क्या होता है स्टूडेंट, यानी वो ड्रग जो इनवर्स एगोनिस्ट के रूप में काम करते हैं, तो सर इनके पास भी एफिनिटी है, यानी रिसेप्टर पे बाइंड करने की प्रॉपर्टी है, लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी अपोजिट है। इनवर्स का मतलब ही क्या होता है, उल्टा ना, तो सर अपोजिट इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी स्टूडेंट क्या होगा, उल्टा होगा। जैसे मान लो बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट रेट को बढ़ाता है, अगर बीटा 1 रिसेप्टर पर कोई इनवर्स एगोनिस्ट बाइंड करे तो वो हार्ट रेट को कम कर देगा, उल्टा इफेक्ट देगा। क्या करेगा स्टूडेंट, उल्टा इफेक्ट देगा।
ये आपका क्या हो गया कि सर एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट। ये चारों मीनिंग्स मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सर इनका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए और आगे वर्ड पे आते हैं। ठीक है, चलिए एक वर्ड है स्टूडेंट रेजिस्टेंस। क्या वर्ड आएगा आपको जब फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा रेजिस्टेंस, एक और वर्ड मिलेगा जी टॉलरेंस। क्या मिलेगा स्टूडेंट? तो सर टॉलरेंस वर्ड मिलेगा, और एक वर्ड आपको मिलेगा जी टैकीफाइलैक्सिस। टैकीफाइलैक्सिस, ये तीन वर्ड आपको देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस, टॉलरेंस एंड टैकीफाइलैक्सिस। ये तीन वर्ड आपको स्टूडेंट देखने को मिलेगा। इन तीनों का मीनिंग्स बहुत सिमिलर है लेकिन थोड़ा बहुत डिफर है, और यही तो हमें समझना है, क्योंकि मीनिंग्स अगर आपने गलत समझ लिया तो फिर फार्माकोलॉजी का कंसेप्ट आपका गलत हो जाएगा और क्वेश्चंस वहां पर गलत करके आ जाएंगे। तो फार्माकोलॉजी बिल्कुल एक मेडिकल फील्ड का, यानी जो एक होता है ना कि चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो चाहे पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, दोनों पढ़ते हैं। एमबीबीएस वाले भी पढ़ते हैं, आप नर्सिंग वाले भी पढ़ते हैं, फार्मेसी वाले भी पढ़ते हैं, बीपीटी वाले भी पढ़ते हैं, डेंटल पढ़ते हैं, ये लगभग सब पढ़ते हैं। यानी ये ब्रिज है जी, ये पूल है, ये ब्रिज है जो सारे मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्स को क्या करता है, आपस में कॉमन पॉइंट पे ला करके खड़ा करता है। सर सुनिए, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से देता हूं कि सर दुनिया की पहली एंटीबायोटिक्स कौन सी थी? पेनिसिलिन। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने दुनिया में पहली एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया, जिसको हम क्या कहते हैं? पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन क्या करता है? तो सर बैक्टीरिया को किल करता है। पेनिसिलिन क्या करता है? तो सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, यानी बैक्टीरिया को किल करने के लिए जाना जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। लंबे समय तक आप ड्रग यूज करते गए, ड्रग यूज करते गए, ड्रग यूज करते गए, ड्रग यूज करते गए, तो डार्विन साहब का एक थियरी याद रखते हैं। डार्विन साहब यहां पर याद करना जरूरी हो जाता है उनको, क्योंकि डार्विन साहब इवोल्यूशन जब आप लोग पढ़ रहे होंगे क्लास 12 में, थोड़ा सा आपको रिकॉल कराना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि कंसेप्ट को समझाने के लिए इंसिडेंस से जोड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर डायरेक्ट हम रटते चले जाएंगे तो मे बी आप भूल जाएंगे। आज रटेंगे रेजिस्टेंस, टॉलरेंस और टैकीफाइलैक्सिस, भूल जाएंगे। लेकिन अगर इसको आप इंसिडेंस वाइज अगर आप जोड़ करके चलेंगे, कहीं से उसको अटैच करके चलेंगे, कनेक्ट करते हुए चलेंगे, तो आपके माइंड में सेव हो जाता है और याद रखना आसान हो जाता है। तो पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक्स थी सर। जब ये पेनिसिलिन मार्केट में आया 1945 के बाद, ये मार्केट में 1940 के अराउंड ही ये मार्केट में आ गया था, लोग इसको यूज करना शुरू कर दिए। अब डार्विन साहब का एक थियरी है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। आपने इवोल्यूशंस में पढ़ा होगा नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इन दोनों से यहां पर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट को कनेक्ट करने के लिए वो क्या कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए फाइट करेगा, और जो फाइट करेगा वही सर्वाइव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर मैं फाइट नहीं करूं तो मैं मर जाऊंगा। जैसे मान लो कोविड आया, अब कोविड वायरस ने बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक किया, कुछ लोग की डेथ हो गई, कुछ लोग सर्वाइव कर गए। तो सर्वाइव कौन किए? जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जो फाइट किए उस वायरस से कि नहीं मैं लड़ूंगा और मैं अपनी बॉडी को सर्वाइव करूंगा, यानी जिंदा रखूंगा। तो वैसे ही जब ये पेनिसिलिन जब इस बैक्टीरिया को मारना शुरू कर दिया, तो बैक्टीरिया ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, नेचर ने इसको भी लाइफ दिया है और दुनिया की पहली लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया के अंदर में क्या हो स्टूडेंट, बैक्टीरिया के अंदर में एक चेंजेस आया, इवोल्यूशन आया। यार ये मेडिसिन मुझे बार बार मारता है, किल करके चला जाता है। अब अगर ऐसा हुआ तो दुनिया से बैक्टीरिया ही गायब हो जाएगी। तो इस बैक्टीरिया ने अपने अंदर एक चेंजेस लाया। बैक्टीरिया के अंदर में आपने प्लाज्मिड पढ़ा होगा, प्लाज्मिड जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, सेल्फ रेप्लिकेबल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, स्मॉल साइज में होता है। ये प्लाज्मिड ने एक ऐसा केमिकल सीक्रेट किया कि उस ड्रग से अब ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा। ठीक है, तो सर उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। यानी आपने अभी ड्रग यूज किया पेनिसिलिन, बैक्टीरिया किल हो गया। अगर मान के चलिए आपने ड्रग यूज किया पेनिसिलिन, और ये पेनिसिलिन अगर बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाया, तो समझिए कि इस बैक्टीरिया ने इस पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। रेजिस्टेंस मतलब कि आप ड्रग खा रहे हो लेकिन बैक्टीरिया नहीं मर रहा है सर। आप ड्रग खा रहे हो लेकिन वायरस नहीं मर रहा है। आप ड्रग यूज करो लेकिन अमीबा नहीं मर रहा है। आप ड्रग यूज करो लेकिन मलेरिया ठीक नहीं हो रहा है। इट मींस उस मलेरियल पैरासाइट ने उस ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया कि आप खाते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि वो भी तो चेंजेस करेगा ना, वो भी तो इवोल्यूशंस लाएगा ना अपने अंदर, जैसे अपन इवोल्यूशंस लाते हैं।
आप भी क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी ने फर्स्ट टाइम स्मोकिंग किया, फर्स्ट टाइम उसने सिगरेट पिया, सर मुंह से क्या होगा तो शुरू हो जाएगा, अरे यार कैसे पी ले, तो यार इतना ज्यादा धुआं मेरे अंदर जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आप पीते चले जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, आप धुआं अंदर लोगे तो आपको खांसी नहीं होगी, क्योंकि बॉडी ने उसको क्या कर लिया, टॉलरेट कर लिया। अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं या अल्कोहलिक पर्सन होते हैं, सर पहली बार अल्कोहल पीते हैं, मे बी वो वॉमिटिंग हो जाए उनको, मे बी वो सर उनको चक्कर आ जाए, गिर जाए, लेकिन फिर क्या हो जाता है, हैबिट्स हो जाता है, 1-2 पैक में तो सर कुछ नहीं होना है उनको। क्यों? क्योंकि बॉडी ने उसको क्या कर लिया, टॉलरेट कर लिया उस डोज को। तो वैसे ही ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, फंगस, पैरासाइट्स जो होते हैं, प्रोटोजोआ जो होते हैं, ये सब भी क्या करते हैं, ड्रग के अगेंस्ट डेवलप कर लेते हैं रेजिस्टेंस, एक बैरियर डेवलप कर लेते हैं कि तुम ड्रग आओगे मेरी बॉडी में लेकिन तुम मुझे नुकसान नहीं कर पाओगे। उसी को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और सेम प्रॉपर्टी अगर ह्यूमन में डेवलप हो जाए स्टूडेंट तो उसे हम टॉलरेट कहेंगे या टॉलरेंस कहेंगे। जैसे नींद की गोली लोग खाते हैं, सर बेंजोडाइजिपाम स्टार्टिंग में उन्होंने मान के चले कि 2 mg ड्रग हमने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, 2 mg मैं खाता हूं सर, नींद आ जाती है। 2 साल 3 साल 4 साल के बाद सर अब 2 mg से नींद नहीं आ रही, यानी आपकी बॉडी ने उस डोज को क्या कर लिया, टॉलरेट कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। अब आपको डोज बदलना पड़ेगा और या तो ड्रग बदलना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्योंकि उस डोज से आपको अब एक्शन नहीं मिलने वाला। इसी को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस। तो अगर ये प्रॉपर्टी बैक्टीरिया के अगेंस्ट या बैक्टीरियल या अमीबा या फंगस या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए तो उसे सर रेजिस्टेंस कहते हैं। और सेम प्रॉपर्टी अगर अपनी बॉडी में डेवलप हो जाए तो उसे स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। देखिए मीनिंग दोनों का मतलब सेम है कि ड्रग के अगेंस्ट क्या हो गई सर, यहां पर टॉलरेट प्रॉपर्टी डेवलप हुआ, लेकिन ह्यूमन में है तो सर टॉलरेंस, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो सर उसे रेजिस्टेंस कहेंगे। मैंने बताया कि मीनिंग्स कॉमन मिलेगा आपको, अलग नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट सर, टेकीफाइलेक्सिस। टेकी मतलब स्टूडेंट होता है फास्ट, और फाइलेक्सिस मतलब होता है डेवलपमेंट। अगर फास्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए या फास्ट टॉलरेंस डेवलप कर जाए, सर मैं कल खा रहा था, परसों खा रहा था मेडिसिन, 2-3 दिन खा रहा था, सर मैं बरसों से ये मेडिसिन खा रहा था या महीनों से ये मेडिसिन खा रहा था सर, लेकिन 2-3 दिन से मैं मेडिसिन खा रहा हूं लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं। मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है और डायबिटीज के लिए डेली वो मेडिसिन यूज करते हैं, शुगर के पेशेंट है वो मेडिसिन यूज करते हैं डायबिटीज को ठीक करने के लिए। सर महीनों से वो खा रहे थे, बरसों से खा रहे थे, सब बढ़िया था, लेकिन फिर सर 2-3 दिन से वो मेडिसिन खा रहे हैं, 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन से मेडिसिन खा तो रहे, लेकिन सर ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है। एकदम से उस ड्रग के अगेंस्ट बॉडी ने टॉलरेंस बिहेवियर डेवलप कर लिया, उसी को स्टूडेंट हम कहेंगे टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस मतलब फास्ट डेवलपमेंट होना, टॉलरेट बिहेवियर, यानी जो टॉलरेंस बिहेवियर डेवलप हो रहा है किसी ड्रग के अगेंस्ट, अगर वो बहुत ज्यादा फास्ट डेवलप हो जाए स्टूडेंट तो उसी को हम सर क्या कहते हैं, टैकीफाइलेक्सिस के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको टैकीफाइलेक्सिस का मीनिंग्स भी क्लियर हो गया होगा कि टैकीफाइलेक्सिस का मतलब क्या होता है। तो यहां पर 3 वर्ड, रेजिस्टेंस, टॉलरेंस और टैकीफाइलेक्सिस क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट कंबाइंड ड्रग इफेक्ट, मैं यहीं पर क्लियर करता हूं। अगला कंसेप्ट हमें क्या पढ़ना है, तो सर एक अप्रोच हमें पढ़ना है, दैट इज द कंबाइंड ड्रग इफेक्ट। यानी अगर 2 या 2 से अधिक ड्रग को एक साथ यूज करते हैं तब क्या होगा। जैसे डॉक्टर कहता ना कि ये मेडिसिन ले लीजिएगा, 1 घंटे के बाद दूसरा मेडिसिन लीजिएगा, या ये सुबह खा लीजिएगा, ये दोपहर में खाइएगा, एक साथ मत खाइएगा। और कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जिसको बोला जाता है एक साथ खा लीजिए, एक साथ खा लीजिए अच्छा रहेगा। जैसे पैरासीटामोल एसिप्रिन के साथ आता है, कॉम्बिनेशन में आता है या नहीं आता है कि एसिप्रिन और पैरासीटामोल एक साथ खा लीजिए, क्यों आता है? तो ये कंबाइंड इफेक्ट, यही तो हमें पढ़ना है कि सर अगर कोई ड्रग को हम कंबाइंड में यूज करते हैं, एक साथ यूज करते हैं, एक साथ खाते हैं, तो सर क्या होगा। तो सर कंबाइंड ड्रग इफेक्ट में 2 तरह का इफेक्ट हमें मिलता है। एक मिलता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, जिसको हम सिनर्जिस्म कहते हैं, सिनर्जिस्म इफेक्ट या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और सेकंड होता है स्टूडेंट एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो एक आपका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है स्टूडेंट और सेकंड आपका क्या है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। समझिए कैसे। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब है कि जब हम 2 ड्रग को यूज करते हैं, जब हम एक साथ 2 ड्रग को यूज करते हैं, ड्रग 1 एंड ड्रग यूज करते हैं, तो सर इन दोनों का एक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है।
तो उसे हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं या सिनर्जिस्म कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल जो आपको दिया ना, पैरासीटामोल अगर आप किसके साथ यूज करते हैं, एसिप्रीन के साथ यूज करते हैं, तो सर क्या होता है, तो ड्रग की एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। ड्रग की एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक जो प्रॉपर्टी है, एनाल्जेसिक मतलब पेन को ठीक करना, पेन रिलीफ दिलवाना, ये दोनों प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और एंटीपायरेटिक मतलब फीवर ठीक करना। तो अगर दो ड्रग एक साथ यूज करते हैं और वो दोनों ड्रग साथ में यूज होने से एक्शन बढ़ गया, यानी 1 + 1 11 हो गया, 1 and 1 क्या हो गया, 11 हो गया, तो उसे हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहेंगे कि सर हमने ये एक था और साथ में हमने एक और ड्रग यूज कर लिया तो सर 11 हो गया, यानी कि एक्शन बढ़ गया, पोटेंशिएट हो गया, एक दूसरे के एक्शन को बढ़ा दिया, वो सर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहलाता है। और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आपने दो कॉम्बिनेशन में ड्रग आपने यूज किया तो सर ये दोनों एक दूसरे के एक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो उसे हम एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। और आज वाली क्लास में मैंने पूरा एंटागोनिस्टिक यानी एंटीडोट ही तो बताया हूं 20 ड्रग, कि अगर उस ड्रग को आपने कंबाइन में यूज करोगे तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब हुआ कि अगर हम कॉम्बिनेशन में दो ड्रग यूज करते हैं और दोनों ड्रग एक दूसरे के एक्शन को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो सर उसे हम सिनर्जिस्म या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं स्टूडेंट। और सेकंड है आपका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। इट मींस कि अगर कोई दो ड्रग कॉम्बिनेशंस में हम यूज करते हैं और वो दोनों ड्रग एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, एंटागोनाइज करते हैं, तो उसको एंटागोनिस्टिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। एक छोटा सा और कंसेप्ट हमें समझना है स्टूडेंट, दैट इज द ड्रग डेवलपमेंट। क्या पढ़ना है? ड्रग डेवलपमेंट। यानी अगर कोई न्यू मॉलिक्यूल्स तैयार किया जाता है लैबोरेटरीज में तो वो कैसे डेवलप होता है, उसका स्टेज क्या है। एक छोटी सी प्रोसेस है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ड्रग डेवलपमेंट में क्या होता है, दो तरह का। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल, मैं एक साइंटिस्ट हूं और मैंने एक मॉलिक्यूल डिस्कवर किया। अब मैंने गवर्नमेंट को बोला कि भैया ये नई दवाई है, नई मॉलिक्यूल है, ये इस बीमारी को ठीक कर देगी। तो गवर्नमेंट कैसे विश्वास कर ले, सरकार कैसे विश्वास कर ले कि आप सही काम किए हो। तो उसके लिए कुछ स्टेज होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं। उन प्रोसेस से उन ड्रग्स को क्या किया जाता है, लेकर के, यानी कि क्रॉस, यानी उस प्रोसेस के थ्रू ड्रग को लाया जाता है, गो थ्रू कराया जाता है उससे। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, यानी जब हम ड्रग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ड्रग डेवलपमेंट यानी जब ड्रग डिस्कवर हो गया तो उस ड्रग को ना दो स्टेज से गुजारा जाता है। एक होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल। क्या होता है स्टूडेंट? प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल का मतलब, और सेकेंड होता है क्लिनिकल ट्रायल। दोनों का मीनिंग्स मैं क्लियर कर रहा हूं। क्लिनिकल ट्रायल, बस वर्ड पे आपको कमांड होना चाहिए क्योंकि आप भी यहां से कभी ना कभी गुजरेंगे, ठीक है ना। ये भी जॉब प्रोफाइल से ही रिलेटेड है, मैं बताऊंगा कब कौन से फेज में। तो सर ड्रग डेवलपमेंट में प्री क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल आता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है स्टूडेंट? एनिमल पे। यानी जो नया ड्रग आपने बनाया है, जो नया फॉर्मुलेशंस आपने तैयार किया है, उस ड्रग को, यानी जो न्यू ड्रग आपने बनाया है, ये न्यू ड्रग को आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? एनिमल के ऊपर। ये बरसों से चलती है, लगभग 3, 4, 5 साल काम चलता है। रैबिट्स के ऊपर, माइस के ऊपर या अदर जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर ड्रग को अप्लाई किया जाता है। और अगर ड्रग आपने अप्लाई किया और अगर ड्रग सेफ है, अगर इसमें आपने पाया कि सर ड्रग सेफ है, तब ये ड्रग को कहां भेजा जाता है? क्लिनिकल ट्रायल में। और क्लिनिकल ट्रायल स्टूडेंट कहां पर होता है? तो सर ये अप्लाई किया जाता है ह्यूमन बीइंग्स पे। कहां पे अप्लाई किया जाता है? ह्यूमन पे। तो ह्यूमन पे अप्लाई किया जाता है, इसका मतलब नहीं कि सर ड्रग मार्केट में आ गया, नहीं, मार्केट में नहीं, ये ट्रायल चल रहा है। यानी लोगों को बोला जाता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, आपके ऊपर मैं ड्रग मॉनिटरिंग कर रहा हूं। अब कुछ गरीब लोग होते हैं या कुछ जो शिक्षित नहीं होते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नहीं होते हैं, तो उन पेशेंट को या उन लोगों को वो सिलेक्ट करते हैं और उनके ऊपर क्या करते हैं? ट्रायल कराते हैं। जब ड्रग प्री क्लिनिकल ट्रायल से पास हो जाता है तब ड्रग क्लिनिकल ट्रायल पे। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि प्री क्लिनिकल ट्रायल मतलब ड्रग को डिस्कवरी के दौरान एनिमल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ताकि क्या हो भाई, ड्रग पता चले डायरेक्ट हम ह्यूमन को नहीं दे सकते हैं, हम पहले एनिमल्स पे देते हैं। जब एनिमल पे सारा डेटा क्लियर हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, तब हम ड्रग को कहां पर अप्लाई करते हैं? ह्यूमन पे।
और ड्रग को ह्यूमन पे अप्लाई करना स्टूडेंट क्या कहलाता है? प्री क्लिनिकल ट्रायल कहलाता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल से ना आपको स्टेज से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर प्री क्लिनिकल ट्रायल में जो आपका होता है वो कितने स्टेज होता है। तो याद रखिएगा जी, फेज 0 पहला स्टेज होता है, में भी क्वेश्चन पूछा जाए। फेज 1, इसके बाद आपका आता है जी थर्ड फेज 2, और फोर्थ नंबर पर आता है जी आपका फेज 3 एंड द लास्ट वन इज फेज 4। ये 4 स्टेज होता है स्टूडेंट। आपके काम का ये है फेज 4। आपके काम की अगर मैं बात करूं ना तो आपके काम का क्या है? ये फेज 4। ये फेज 4 आपके काम का है। फेज 0 को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं? माइक्रोडोजिंग स्टडीज। माइक्रोडोजिंग स्टडी, इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट? बहुत ही कम डोज, ड्रग का बहुत कम डोज ह्यूमन पे अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा डोज अप्लाई करेंगे मे बी अगर नुकसान किया पर्सन की डेथ हो सकती है। तो इसलिए फेज 0 में सबसे पहले ड्रग का माइक्रोडोजिंग स्टडीज होता है, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग को आप यूज कीजिए। यानी प्री क्लिनिकल में एनिमल्स पे भी माइक्रोडोजिंग स्टडीज होती है। ऐसा नहीं कि एनिमल्स पे आप कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है जी। ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी ट्रायल। यानी सर इस फेज को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी ट्रायल। अब ड्रग की सेफ्टी मेजर किया जाता है फेज 1 में। तो फेज 0 में हमने माइक्रोडोज दिया, फेज 1 में पेशेंट को क्या करते हैं कि सर सेफ्टी। और याद रखिएगा फेज 1 एकमात्र ऐसा फेज है स्टूडेंट जहां पर हेल्दी वॉलंटियर की रिक्वायरमेंट होती है। हेल्दी मतलब बिल्कुल हेल्दी पर्सन को बीमारी नहीं होना चाहिए, हेल्दी पर्सन होना चाहिए। ठीक है ना, याद रखिएगा ये फेज 1। फेज 2 को हम क्या कहते हैं जी? तो सर थेराप्यूटिक डोज रेंज फेज। इसमें हम थेराप्यूटिक डोज क्या करते हैं? रेंज डिसाइड करते हैं। तो सर इस फेज में हम क्या करते हैं? थेराप्यूटिक डोज, यानी सर कितना ड्रग यूज किया जाएगा, थेराप्यूटिक्स डोज रेंज ट्रायल करते हैं। तो पहले में माइक्रोडोजिंग, दूसरा सेफ्टी, सेफ है ड्रग, तब हम थेराप्यूटिक डोज यानी सर 20 mg, 50 mg, 60 mg, 80 mg कितना mg ड्रग देना है वो हम इस फेज में क्या करते हैं स्टूडेंट? डिसाइड करते हैं। और उसके बाद आता है फेज 3, दैट इज द थेराप्यूटिक कन्फर्मेटरी। यानी यहां पर हम कंफर्म हो गए कि सर इतना ही हमें क्या करना है? ड्रग का डोज सेलेक्ट करना है, थेराप्यूटिक कन्फर्मेटरी फेज। तो माइक्रोडोजिंग स्टेज फेज 0 को कहा जाता है, ह्यूमन ट्रायल या ह्यूमन फार्माकोलॉजी सेफ्टी फेज 1 को कहा जाता है, थेराप्यूटिक्स डोज रेंज फेज 2 को, थेराप्यूटिक्स कन्फर्मेटरी फेज दैट इज द फेज 3। अब आते हैं फेज 4। फेज 4 को क्या कहा जाता है जी? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जिसको स्टूडेंट एक और नाम से जाना जाता है, इसे सर हम और क्या कहते हैं? तो फार्मेकोविजिलेंस फेज। इसको और क्या कहा जाता है? तो सर इसे हम फार्मेकोविजिलेंस फेज के नाम से जानते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि ये फेज आपके काम का है, फार्मेकोविजिलेंस यानी कि पोस्ट मार्केटिंग। यानी जब फेज 3 में जब कन्फर्मेटरी फेज आ जाता है तो स्टूडेंट इस फेज के बाद ड्रग मार्केट में आ जाता है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि ड्रग को मार्केट में लॉन्च कर लीजिए, यानी ड्रग कमर्शलाइज हो जाता है। ड्रग को क्या कर दिया जाता है? तो सर ड्रग को कमर्शलाइज कर दिया जाता है कि अब आप इसको मार्केट में ड्रग को ला सकते हैं। याद रखिए इस फेज में, ठीक है ना, ड्रग को क्या कर दिया गया? मार्केट में लाया गया। अब ड्रग नया है, मार्केट में आया, इनकेस मान के चलिए कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई एडवर्स इफेक्ट हो, कोई साइड इफेक्ट हो, बहुत ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट हो, जो उस समय ट्रायल के दौरान नहीं समझ में आया, क्योंकि ट्रायल बहुत ज्यादा लोगों पे नहीं चलती है, 1000-1500 लोगों के ऊपर ट्रायल चलती है, उसके बिहार पर करोड़ों लोग उस मेडिसिन को यूज करते हैं। तब ये डॉक्टर के कंसर्न में रखा जाता है कि जब डॉक्टर इस ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं किसी पेशेंट को, तो उस केस में मॉनिटर किया जाता है। डॉक्टर मॉनिटर करते हैं, या बीइंग अ नर्स आप मॉनिटर करोगे कि ड्रग देने के बाद पेशेंट की बॉडी में कुछ चेंजेस तो नहीं दिखा, कुछ ऐसा तो इफेक्ट नहीं मिला जो नॉक्जियस था, अनकन्वीनियंट वाला इफेक्ट था, जो हमें नहीं पता था, जो नहीं होना चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फेज 4।
उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फेज 4 करते हैं, जिसको हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कहते हैं। तो ये ड्रग डेवलपमेंट से आपको याद रखना है कि प्री क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या है, क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या है, क्लिनिकल ट्रायल में फेज 0, 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, ये फेज आपको याद रखना है जी। अब अगला एंड लास्ट मतलब अप्रोच, अब अपन लास्ट पढ़ रहे हैं फार्माकोडायनेमिक्स का। अप्रोच क्या है, तो सर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एक कंसेप्ट हमें पढ़ना है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई आप ड्रग यूज करते हैं, जब कोई आप मेडिसिन यूज करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो मेडिसिन आपके अंदर में बिल्कुल सब अच्छा इफेक्ट ही दे। मेडिसिन आपके अंदर में नॉक्जियस इफेक्ट भी दे सकता है, अनइंटेंडेड इफेक्ट दे सकता है, यानी वो इफेक्ट जो आपको नहीं चाहिए। मैंने खा लिया मेडिसिन, मुझे सर क्या करना था, तो सर बीपी ठीक करना था, तो मैंने सर कैप्टोप्रिल ड्रग ले लिया, कैप्टोप्रिल, बेसोप्रिल, ये सब जो आपके ड्रग पड़ते हैं एसी इनहिबिटर। लेकिन सर वो ड्रग हमने लिया तो सर हमें एक एडवर्स इफेक्ट मिला कि ड्राई कफ बनना शुरू हो गया। समझ में आ गया? तो ड्राई कफ हम नहीं चाहते थे, लेकिन वो मिल रहा है, वो उसको हम हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि सर अगर हम एसी इनहिबिटर ड्रग यूज करेंगे तो सर ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ेगा हमारे लंग्स वाले रीजन में और ड्राई कफ का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो वो इफेक्ट जो नॉक्जियस हो, अनइंटेंडेड हो, जिसको हम रिड्यूस भी नहीं कर सकते हैं, ड्रग के साथ मिलेगा ही मिलेगा, थेराप्यूटिक डोज पे आपको मिलेगा, यानी जिस डोज पे आप ले रहे हैं उस डोज पे मिलेगा, उसे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। देखिए एक होता है ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग टॉक्सिसिटी छोटे छोटे पॉइंट ना स्टूडेंट, हमें जरूरी नहीं है कि हर जगह से हमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ही बने या कॉम्पिटिटिव अप्रोच ही, कुछ पॉइंट हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं जो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सर एक ड्रग टॉक्सिसिटी है और एक ड्रग एडवर्स रिएक्शन है। एडवर्स रिएक्शन, ये दोनों में फर्क है, या ड्रग साइड इफेक्ट, मान लीजिए मैंने साइड इफेक्ट बहुत कॉमन वर्ड है जी, आप लोग सुनते होंगे। इन दोनों में क्या है डिफरेंस? ड्रग टॉक्सिसिटी ओवरडोज के कारण होता है। ओवरडोज मतलब डॉक्टर ने क्या कहा 50 mg और आपने क्या ले लिया, मोर देन 50 mg ले लिया, तब जो इफेक्ट मिलेगा वो टॉक्सिसिटी इफेक्ट कहलाएगा। और साइड इफेक्ट क्या होता है जी, एट थेराप्यूटिक डोज। एट थेराप्यूटिक डोज का मतलब है कि जिस डोज में, यानी डॉक्टर ने कहा 50 mg टेबलेट लेना है, मैंने 50 mg ही लिया था सर, लेकिन इसके बाद भी मुझे साइड इफेक्ट मिल गया। और टॉक्सिसिटी कब मिलेगी, जब हम ओवरडोज यूज करेंगे, ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग यूज करेंगे। मुझे 50 mg डॉक्टर ने बोला था, मैं 500 mg खा लिया, मैं 250 mg खा लिया, मैं 300 mg खा लिया, तो उस केस में ड्रग की टॉक्सिसिटी होगी। तो ड्रग की टॉक्सिसिटी, देखिए मतलब दोनों का यही है, दोनों नुकसान ही कर रहा है बॉडी में, लेकिन एक ओवरडोज होने पर और एक थेराप्यूटिक डोज पर। थेराप्यूटिक डोज मतलब वो डोज जिसमें हमें बीमारी ठीक करना था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट ना आपको समझने हैं, और छोटे छोटे टर्म्स पे जब आपका कमांड होगा तब आपको आगे जो है ना ये सब्जेक्ट डील करने में, ये बुक्स पढ़ने में आपको मजा आएगा। सॉरी स्टूडेंट। एडवर्स ड्रग रिएक्शन टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं जी? 4 टाइप्स के, याद रखिएगा, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। टाइप ए, फर्स्ट आपका जो टाइप है वो टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सेकेंड है स्टूडेंट टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। थर्ड है स्टूडेंट टाइप सी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। और फोर्थ एंड द लास्ट है स्टूडेंट टाइप डी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन अपनी बॉडी में कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के, यानी कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में आकर के जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करता है वो कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप का। टाइप 1 जो होता है इसे स्टूडेंट क्या कहा जाता है? तो सर इसे ऑगमेंटेड कहा जाता है। अब देखिए यहीं से कहानी शुरू हो जाएगा। ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ऑगमेंटेड का मतलब होता है स्टूडेंट प्रिडिक्टेबल, जो आपको पहले से पता हो। डॉक्टर ने बोला कि आप ये मेडिसिन ले लीजिएगा, जैसे मैंने बताया ना कि एसी इनहिबिटर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, हाइपरटेंशन के पेशेंट को दिया जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट को भी दिया जाता है। अगर मैंने एसी इनहिबिटर ड्रग दिया तो डॉक्टर बता देगा कि देखिए ड्राई कफ बनेगा, आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन मिलेगा, ड्राई कफ देखने को मिलेगा। तो जो पहले से पता है कि इस ड्रग को देने से पेशेंट में ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसे स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टूडेंट क्या कहते हैं? ऑगमेंटेड टाइप। प्रिडिक्टेबल जो होता है, जो साइड इफेक्ट होता है ना, वो इसी में आता है। टाइप ए में ही आपको क्या आता है जी? तो सर टाइप ए में ही आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ड्रग का साइड इफेक्ट ना आपको पहले से ही पता होता है स्टूडेंट, पहले से ही पता होता है।
ठीक है ना, साइड इफेक्ट हो गया, टॉक्सिक इफेक्ट हो गया, विड्रॉल सिम्टम्स हो गया, ठीक है ना, साइड इफेक्ट हो गया, टॉक्सिक यानी हमें पता है कि अगर हम बहुत ज्यादा डोज लेंगे तो टॉक्सिक इफेक्ट मिलेगा। विड्रॉल सिम्टम का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट है और वो पहले अल्कोहल यूज करता था, बहुत ज्यादा अल्कोहल सेवन करता था, एकदम से अल्कोहल छोड़ देगा तो उसको विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलेगा, लक्षण दिखाई देगा। तो ये सबके सब ऑगमेंटेड है। टाइप बी को बिजारे कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है जी? टाइप बी को क्या कहा जाता है? बिजारे। टाइप बी जो आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है स्टूडेंट, उसे क्या कहा जाता है? बिजारे। बिजारे मतलब अनप्रेडिक्टेबल, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं देता हूं जी एलर्जिक रिएक्शन। यहां पर एग्जांपल में एलर्जिक रिएक्शन आप नहीं बता सकते कि किसको होगा किसको नहीं होगा। मान लीजिए सर मैंने वो मेडिसिन खाया, मुझे सर कोई एलर्जी नहीं हुआ, लेकिन मेरी पड़ोस में एक अंकल हैं, उन्होंने वो मेडिसिन यूज किया, उनको एलर्जी हो गया, ड्रग रिएक्ट कर गया। तो वो कैसा हुआ? बिजारे हुआ, यानी अनप्रेडिक्टेबल, हर किसी को नहीं हो रहा है, किसी किसी में हो रहा है सर। तो ये इसे हम क्या कहते हैं? बिजारे कहते हैं। तो सर देखिए फर्स्ट टाइप क्या है? A4, याद भी रखिएगा, A4 ऑगमेंटेड। सेकंड क्या है जी? B4 बिजारे, नाम भी इसी से क्लियर हो जाएगा आपका। C फॉर क्रोनिक एंड D फॉर डिले। अगर कोई क्रोनिक टाइप का एडवर्स इफेक्ट मिले तो सर क्रोनिक मतलब बहुत ज्यादा सीवियर, बहुत ज्यादा डेंजरस, जो बहुत ज्यादा सर मैक्सिमम लंबे समय तक आपको इफेक्ट कॉज करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? टाइप सी। जैसे मान के चलिए कि सर एक ड्रग है फ्रोसीमाइड, हाई सीलिंग डायरेटिक्स है जी, या अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी का एंटीबायोटिक है स्ट्रिप्टोमाइसिन। ये स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या कॉज करता है? ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब बहरापन कॉज करता है। अब ये क्या हुआ? क्रोनिक, कि सर जीवन भर के लिए आप बहरा हो गए, मतलब आपको सुनाई कम देगा। रीनल डैमेज करता है, न्यूरॉन डैमेज करता है, किडनी को खराब करता है। तो ऐसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होता है वो टाइप सी में आता है, क्रोनिक। एंड डी दैट इज द डिलेड। डिलेड मतलब क्या हो गया? डिलेड मतलब लेट। आज आपने खाया है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद आपको इफेक्ट मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि सर मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, तो मैंने D2 ब्लॉकर ड्रग यूज किया। D2 ब्लॉकर ड्रग होते हैं जो वॉमिटिंग के पेशेंट को दिए जाते हैं। या मान लीजिए कोई साइकोसिस हुआ, किसी को साइकेट्रिक यानी सीजोफ्रेनिया बीमारी हुआ सर, हेलोजिनेशन की बीमारी हुआ सर, तो डॉक्टर ने उसको D2 ब्लॉकर ड्रग दे दिया। डोपामिन ब्लॉकर ड्रग यूज किए जाते हैं उस केस में। तो अगर उसको डॉक्टर ने D2 ब्लॉकर दे दिया, बाद में क्या होगा? कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ सालों के बाद क्या होगा कि उस पेशेंट को एक बीमारी हो जाएगी, पार्किंसन। हाथ कांपना, फेस कांपना, ये पार्किंसन जिसको ट्रिमिंग इफेक्ट कहते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा बॉडी। पार्किंसन क्यों होता है? डोपामिन की कमी के कारण होता है। और मैंने जो बताया एंटी साइकोटिक ड्रग और एंटी एमेटिक ड्रग जो हम यूज कर रहे थे, डोपामिन ब्लॉकर, वो डोपामिन के लेवल को कम कर रहा था। और अगर डोपामिन का लेवल अगर हमारा कम हो जाएगा तो सर क्या हो जाएगा? पार्किंसन। तो उस टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? डिलेड टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो अगर आप कोई ड्रग लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं जो नॉक्सियस इफेक्ट कॉज करता है, अनइंटेंडेड इफेक्ट कॉज करता है, अनकन्वीनियंट इफेक्ट कॉज करता है एट थेराप्यूटिक डोज, यानी जिस डोज पे डॉक्टर ने आपको कहा कि ये ड्रग आप यूज कीजिए उस डोज पे, तो स्टूडेंट उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप 4। टाइप ए, विच वन ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड? तो सर टाइप ए। टाइप ए, A4 ऑगमेंटेड, B4 बिजारे, C4 क्रोनिक, D4 डिलेड। क्लियर हो गया? ऑगमेंटेड यानी जो हमें पहले से पता है, जैसे साइड इफेक्ट, ड्रग टॉक्सिसिटी, साथ ही साथ में विड्रॉल सिम्टम। बिजारे जो अनप्रिडिक्टेबल है, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एलर्जिक रिएक्शन। टाइप सी क्रोनिक, जो सीवियर टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करे, और टाइप 4 डिलेड। अब आइए कि सर ये जो बिजारे है, यानी जो जिसको आपने एलर्जिक रिएक्शन कहा, जो किसी किसी में देखने को मिलता है, इस एलर्जिक रिएक्शन को स्टूडेंट एक और नाम से जाना जाता है। इस एलर्जिक रिएक्शन को स्टूडेंट हम और क्या कहते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्या कहते हैं जी? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो सर एलर्जिक रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, दैट इज द हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यानी एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी पूछा जाता है।
तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यानी अगर मान लीजिए मैंने कोई ड्रग लिया है और मुझे सर बिजारे टाइप का इफेक्ट मिल रहा है, कैसा इफेक्ट मिल रहा है, तो सर बिजारे टाइप का इफेक्ट मिल रहा है, यानी अनप्रेडिक्टेबल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि सर अनप्रेडिक्टेबल जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं ये भी 4 टाइप के होते हैं। ये क्या होते हैं, तो सर टाइप 1, सर टाइप 2, सर टाइप 3 एंड टाइप 4। ये 4 टाइप का क्या होता है स्टूडेंट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है अपनी बॉडी में। टाइप 1 को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, तो इसका भी कॉमन नाम आता है जी, टाइप 1 को स्टूडेंट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कहते हैं। अभी मैं बता रहा हूं कि इसका मीनिंग क्या है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन मतलब एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर कोई एंटीजन है, जैसे मान लो मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं, कोई पॉल्यूटेंट, कोई पैथोजेंस, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस मेरे अंदर एंटर कर गया। अब जैसे ही वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर किया तो हमारे अंदर अलार्म बज गया, एंटीजन, कौन सी एंटीजन एंटर किया, बैक्टीरिया, वायरस या पॉल्यूटेंट, कुछ भी, डस्ट, कुछ भी एंटर किया। तो सर हमारे अंदर की जो एंटीबॉडी होती है स्टूडेंट, हमारे अंदर की जो एंटीबॉडी होती है उस एंटीजन से फाइट करती है, उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से, उस फंगस से, अमीबा से लड़ती है। उसे हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कहते हैं। और वो एंटीबॉडी जो इस बैक्टीरिया से लड़ रही है लंग्स वाले रीजन में, वो एंटीबॉडी कौन सी होती है, आईजीई एंटीबॉडी। आपने पढ़ा होगा कि सर हमारी बॉडी में 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी होते हैं, आईजीजी एंटीबॉडी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई एंड आईजीडी एंटीबॉडी। ये टोटल आप 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी क्या किए होंगे, डिस्कस किए होंगे कि अपनी बॉडी में होता है। आईजीई एंटीबॉडी जो होता है स्टूडेंट, ये आपके एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो जब एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की बात होगी तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये आईजीई मीडिएटेड होगा। कैसा होगा, आईजीई मीडिएटेड होगा, ठीक है ना, आईजीई मीडिएटेड होगा, यानी कि आपका आईजीई मीडिएटेड होगा और ये आईजीई और उस एंटीजन के बीच में लड़ाई होती है, जिस कारण से ब्रोंकियल सिक्रीशन बढ़ता है, इन्फ्लामेशन बढ़ता है। अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है जी। हमारी ही एंटीबॉडी अस्थमा के पेशेंट को नुकसान करती है, क्योंकि जितना ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन होगा ना आपके लंग्स वाले रीजन में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, पल्मोनरी रीजन में, वो आपका आईजीई मीडिएटेड होगा। और उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कहते हैं, उस टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन को एनाफाइलेक्टिक। जैसे मान लो बहुत कफ बन रहा है सर, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो रहा है सर, तो सर ये आईजीई मीडिएटेड है, ये टाइप 1 आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। जैसे होता है ना बहुत सारे लोगों को यार एलर्जी है, मुझे धूप से एलर्जी है, सर धूल से एलर्जी है, जैसे ही डस्ट अंदर जाता है वो छींकना शुरू कर देते हैं, तो वो आईजीई मीडिएटेड होता है, ठीक है ना। इस टाइप ऑफ जो एलर्जिक रिएक्शन होता है उसको आईजीई मीडिएटेड कहते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या था जी, एनाफाइलेक्टिक। सेकंड जो आपका है स्टूडेंट उसको हम साइटोलाइटिक कहते हैं। सेकंड टाइप को हम क्या कहते हैं, तो सर इसे हम साइटोलाइटिक। ये वो है जो सेल को नुकसान करेगा, साइटो मतलब सेल, लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन करना। ये वो टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन है जो सेल को ही क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। और ये क्या किससे मीडिएटेड होते हैं, तो याद रखिएगा ये मीडिएटेड होते हैं आईजीजी एंड आईजी प्लस, है ना, आईजीएम। ये आईजीजी और आईजीएम मीडिएटेड होता है। तो आईजीई मीडिएटेड एनाफाइलेक्टिक था और आईजीजी और आईजीएम मीडिएटेड आपका कौन सा है जी, साइटोलाइटिक है जी। ये सेल को नुकसान करेगा, जैसे सल्फोनामाइड, ये सेल को नुकसान कर रहा है, बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और उस कारण से हमारी बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शन होंगे स्किन्स में। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, हिमेटोपोइटिक कॉज करेगा। तो ये सब आपके क्या है, टाइप 2 जो आपके साइटोलाइटिक होता है। टाइप 1 को एनाफाइलेक्टिक आईजीई मीडिएटेड, टाइप 2 को साइटोलाइटिक कहा जाता है स्टूडेंट। टाइप 3 को इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कहा जाता है जी। टाइप 3 को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। तो सर ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है और ये जो होता है किससे मीडिएटेड होता है, आईजीजी से मीडिएटेड होता है, याद रखिएगा ये आईजीजी मीडिएटेड। तो यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, अभी मैं जस्ट आपको क्लियर कर रहा हूं। और टाइप 4 को डिलेड ही कहा जाता है जी। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डिलेड कहा जाता है। ये आपका क्या होता है, तो याद रखिएगा ये आपका टी सेल मीडिएटेड होता है। टी लिम्फोसाइट जो होता है ना, टी सेल मीडिएटेड होता है, मीडिएटेड होता है स्टूडेंट। तो सुनिए, अपनी बॉडी में कितने तरह के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, 4 टाइप का।
हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एलर्जिक रिएक्शन। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, जब कोई पैथोजन फॉरेन पार्टिकल्स हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करती है तो आईजी मीडिएटेड जो रिएक्शन होता है, एलर्जी जो होती है, उसको हम टाइप 1 कहते हैं। टाइप 2 साइटोलाइटिक नेचर का होता है, यानी सेल को डैमेज करेगा, नुकसान करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, आईजीजी आईजीएम मीडिएटेड होता है। टाइप 3 इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कहलाता है, आईजीजी मीडिएटेड होता है। और टाइप 4 टी सेल मीडिएटेड होता है। ये आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं है, तो याद रखना, कभी कभी ये पूछा जाता है कि सर टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 ये क्या है जी? ये एंटीबॉडी मीडिएटेड है, एंटीबॉडी मीडिएटेड है, एंटीबॉडी मीडिएटेड आपका एलर्जिक रिएक्शन है। एलर्जिक रिएक्शन या तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और एंटीबॉडी जो मीडिएटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमरल मीडिएटेड। उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमरल। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन इज द ह्यूमरल मीडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन और विच वन इज द सेल मीडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन। तो ह्यूमरल मीडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, क्योंकि ये तीनों सर क्या है? एंटीबॉडी मीडिएटेड है। किसमें कौन सा एंटीबॉडी है वो भी आपको याद रखना है। और टाइप 4 जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? सेल मीडिएटेड होगा जी। ये आपका टी सेल मीडिएटेड है, यानी सर ये आपका सेल मीडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन में आपको इसको याद रखना है। तो सेल मीडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन कौन है? ह्यूमरल मीडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन कौन सा है? ये क्लियर हो गया। तो आज वाली क्लास में स्टूडेंट बेसिकली हम लोगों ने ड्रग एंड देयर एंटीडोट, मैंने 20 इंपॉर्टेंट ड्रग और उसके एंटीडोट याद करवाया। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट के बारे में मैंने क्लियर किया। इसके बाद मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी लाइक रेजिस्टेंस, टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस के बारे में बताया। इसके अलावा ड्रग कंबाइंड इफेक्ट, सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म्स के बारे में बताया। और उसके बाद मैंने आपको ड्रग डेवलपमेंट, जहां पर प्री क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बताया। क्लिनिकल ट्रायल में फेज 0, 1, 2, 3, 4 का कॉमन पॉइंट्स मैंने क्लियर किया बहुत शॉर्ट में, और इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। और उसके बाद मैंने आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन टाइप ए, बी, सी, डी इसके बारे में बताया। और उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसके बारे में स्टूडेंट मैंने आपको क्या किया? डिस्कस किया। ये तमाम इंफॉर्मेशन फार्माकोडायनेमिक्स का था, जो आपके नर्सिंग में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे प्रीवियस ईयर का तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे सारे टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, एमएसएन एक साथ, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक साथ ये क्लासेस चलती है। तीनों सब्जेक्ट को हम एक साथ लेकर के चलते हैं क्योंकि ये इंटरलिंक होते हैं एक दूसरे से। ये हमारे गणेश सर और प्रसन्न सर बहुत अच्छे से डिक्टेट कर रहे हैं। इवनिंग 6 PM टू 8 PM हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे इसी ऑफिशियल जीडीसी नर्सिंग चैनल पे आपको डेली प्रोवाइड किया जाता है, जो नर्सिंग में नॉर्सेट के साथ साथ जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है उसके लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा प्रियंका मैम का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और ओबीजी चल रहा है। इसके सर आपका नर्सिंग फाउंडेशन और फार्माकोलॉजी मैं खुद ही आपको पढ़ा रहा हूं। ये सारी चीजें आपको, ये सारे सब्जेक्ट जो आपके थियरी, इंडिया में पहली बार, मैं हमेशा कहता हूं इंडिया में पहली बार आपको एक ऐसा चैनल मिलेगा जहां पर कंप्लीट सिलेबस थियरी आपको क्या किया जाएगा? डिक्टेट किया जा रहा है। और केवल थियरी ही नहीं, और वो भी फ्री में, मतलब फ्री में आपको कमिटमेंट है हमारी टीम की, हमारे मैनेजमेंट की, कि फ्री में हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपका सपोर्ट, आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका शेयर जो करते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है जी, और यही हमारी डिमांड भी है आपसे। तो आप ऐसे ही प्रिपरेशंस करते रहिए। आप हमारे व्हाट्सएप लिंक से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री में, उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही साथ में आप जीडीसी नर्सिंग जो हमारी क्लासेस ऐप है, उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे इवन बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए, तो ये आज की क्लास ओवर हो गई स्टूडेंट। अगली क्लास में हम फार्माकोलॉजी के अगले सेगमेंट पर एंटर करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।